तो आज हम टॉर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो व्हाट इज अ टॉर्ट, इसमें हम क्या क्या देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मैंने सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट। देन लिखा है नॉट अ क्राइम और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। देन लिखा है इन रेम एंड इन पर्सनम। देन लिखा है टॉर्ट अफेक्टिंग वैल्यूएशन इन वैल्यूएशन। certain torts can directly affect the market value। ओके, तो सबसे पहले जो कीवर्ड मैंने लिखा है सिविल रॉन्ग और रॉन्गफुल एक्ट। तो देखिए, टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग और wrongful act that causes someone to suffer loss or harm resulting in legal liabilities। इसका मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स और ड्यूटी का उल्लंघन किसी ने किया तो वो क्या कर सकता है, हार्म हो सकता है। तो और सिविल कोर्ट में कंपेंसेशन मांग सकता है। अब ये जो कंपेंसेशन होता है वो फिक्स्ड होता है क्या? नहीं, वो कोर्ट डिसाइड करती है, कितना हार्म हुआ है उसके अनुसार वो डिसाइड करती है। देन देखिए, ये जो टॉर्ट है ये क्राइम नहीं है और ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएगा, इसके जो केसेस है वो सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। अ टॉर्ट इज यूजुअली अ वायोलेशन ऑफ इन पर्सनम राइट्स एंड इन रेम राइट्स। इसका हम एग्जाम्पल देखिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, अ टॉर्ट इज यूजुअली अ वायोलेशन ऑफ इन पर्सनम राइट्स but it may involve in rem rights in certain cases only। इन रेम राइट में देखिए, एन एक्शन इज अगेंस्ट प्रॉपर्टी और थिंग नॉट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ली है, प्रॉपर्टी और थिंग्स के अगेंस्ट ली है। मतलब अगर एक पर्सन की लैंड है तो कोई दूसरा आके वो लैंड विदाउट परमिशन यूज कर रहा है या झूठी ओनरशिप दिखा रहा है या लैंड को कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है कि नहीं? वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है, तो वो कहाँ आ जाएगा? इन रेम राइट्स में आ जाएगा। तो टॉर्ट सर्टन केसेस में रेम राइट्स में भी होता है। तो इन पर्सनल राइट्स में कैसे होता है? ए ने बी को कर्जा दिया बट बी ने वो रिटर्न ही नहीं किया, तो बी के अगेंस्ट केस फाइल होगी, तो वो इन पर्सनम में होगी। ओके, टाइप्स ऑफ अ टॉर्ट दैट अफेक्टिंग वैल्यूएशन। देखिए, ये क्राइम नहीं है, रॉन्गफुल एक्ट है। तो इसमें क्या होता है, एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री की वजह से एयर और वॉइस का पॉल्यूशन हो रहा है, और जो विलेजर्स है नेबर के ने, तो उनको क्या हो रहा है कि उससे प्रॉब्लम हो रहा है, वो अपने प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट अच्छी तरह से नहीं ले रहे, वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होगा। उनके प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू जो है वो इन्वायरमेंटल या यूजेबिलिटी इश्यूज के अंडर कम आ जाएंगे, मार्केट वैल्यू कम आ जाएगा। देन निग्लिजेंस मतलब जो जरूरी केयर है वो ना करे, तो बिल्डिंग की केयर ना करना भी टॉर्ट, मतलब निग्लिजेंस ही टॉर्ट के अंडर आएगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि रिपेयरिंग का खर्चा भी बढ़ेगा या कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज आएंगे, तो उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू भी कम हो जाएगा। देन इलीगल इंक्रोचमेंट, तो इसमें क्या है, किसी के लैंड में घुसकर उनका लैंड एरिया कम करना। मतलब नेबर की लैंड है और
ज़्यादा लैंड एरिया में यूज़ करते, एरिया रिड्यूस हो गया तो वैल्यू भी, मतलब जो ओनर है एक्चुअल, उसका एरिया भी रिड्यूस हो गया, एरिया रिड्यूस हो गया मतलब वैल्यू भी रिड्यूस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे टॉर्ट के एग्जाम्पल्स है, मतलब डिफेमेशन, न्यूज़पेपर में फेल्स इंफॉर्मेशन देना, रिप्यूटेशन खराब करना। अभी स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज भी आ जाती है टॉर्ट के अंडर, मतलब केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक हो रहा है, विलेजर्स को तकलीफ हो रही है, ये डेंजरस एक्टिविटी होगी, ये डेंजरस एक्टिविटी भी टॉर्ट के अंडर आ रही है। विकेरियस लायबिलिटीज, ये भी ध्यान में रखने के लिए है। ये भी इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयर होता है ना वो लायबल होता है अगर न्यू एम्प्लॉयज ने कुछ गड़बड़ की जॉब के ड्यूरिंग। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, व्हाट इज काउंसिलेशन, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट, उसके मेन पार्ट्स क्या क्या है वो सब देखेंगे। देखिए कौन सा भी एक्ट है तो वो क्या करता है, एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो अभी ये एक्ट कौन सी लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट throughout alternative dispute resolution mechanisms like arbitration, conciliation, mediation or other modes of settlement। तो आर्बिट्रेशन क्या है, मध्यस्थता, काउंसिलेशन सुलह, मेडिकेशन क्या है, मध्यस्थता ही है। ओके, अभी व्हाट इज आर्बिट्रेशन क्या है, आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट डिस्प्यूट रिजॉल्विंग प्रोसेस वेयर द पार्टीज एग्री टू रेफर देयर डिस्प्यूट टू एन आर्बिट्रेटर, मतलब न्यूट्रल थर्ड पार्टी। इस प्रोसेस में जो डिसीजन आर्बिट्रेटर लेगा वो आर्बिट्रेटर अवार्ड समझकर दोनों पार्टीज को फॉलो करना बंधनकारी रहता है। फिर भी ये प्रोसेस कैसी है, लेस फॉर्मल है देन कोर्ट। इसके उस वजह से क्या होता है कि टाइम और कॉस्ट दोनों भी बचता है। अभी व्हाट इज काउंसिलेशन, काउंसिलेशन में क्या होता है, नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रिजॉल्विंग प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, काउंसिलर हेल्प करता है पार्टीज को म्यूचुअल एग्रीमेंट और सेटलमेंट करने में। अभी ये भी नॉन फॉर्मली प्रोसीजर है, लेकिन इसमें क्या है, काउंसिलर जो सजेस्ट करता है सॉल्यूशन पार्टीज को, वो पार्टीज एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, क्योंकि ये नॉन बाइंडिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है। इफ दोनों पार्टीज एग्री होते हैं, फाइनल होता है, देन वो सेटलमेंट एग्रीमेंट हो जाता है। ओके, अभी स्ट्रक्चर ऑफ एक्ट देखते हैं। पार्ट 1 में क्या है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, मतलब इसमें क्या है, आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंडक्ट किधर किया जाता है, इंडिया में, इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग, एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड, सब डोमेस्टिक लेवल पे। पार्ट 2 में फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड मतलब किसी दूसरे देश में मध्यस्थ निर्णय को भारत में कानूनी मान्यता देना और उसे लागू करना। उसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन और जिनेवा कन्वेंशन भी लिखा हुआ है। तो न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 का है, जिनेवा कन्वेंशन 1927 का है। न्यूयॉर्क कन्वेंशन में 172 कंट्रीज है, जिनेवा में कितने कंट्रीज है, ओनली 33 कंट्रीज है। हमारा इंडिया किधर आ रहा है, 172 कंट्रीज में न्यूयॉर्क कन्वेंशन में आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग देशों के मध्यस्थ निर्णयों को एक दूसरे के यहाँ मान्यता देने की व्यवस्था करते हैं। एग्जाम्पल देके देखते हैं, अगर एक अमेरिकन कंपनी ने मुंबई के एक फार्मा कंपनी को क्या किया है, दवाई के निर्माण के लिए कच्चा माल भेजा। समझौते में लिखा गया अगर कोई विवाद हो भी जाता है तो सिंगापुर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर द्वारा सुलझाया जाएगा वो विवाद। तो विवाद भी हो गया, अगर समझो मुंबई की कंपनी ने क्या किया, माल की डिलीवरी के बाद उनका पैसा ही नहीं दिया, तो अमेरिकन कंपनी क्या करेगी, सिंगापुर में केस दाखिल करेगी।
आर्बिट्रेटर ने निर्णय दिया कि अब भारतीय कंपनी को $1 मिलियन चुकाना होगा। तो अमेरिकन कंपनी ने क्या किया, ये जो सिंगापुर के आर्बिट्रेटर ने निर्णय लिया हुआ था उसको, मतलब उसने अवार्ड को भारत में इन्फोर्समेंट करने के लिए वो याचिका दी। भारतीय कोर्ट ने उसे अवार्ड को मान्यता दी और भारतीय कंपनी से वसूली का आदेश भी दिया। इससे क्या हो गया कि इससे यह सिद्ध हो गया कि अगर कोई अवार्ड विदेश में पारित हुआ है और वह देश और भारत न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सदस्य है, तो वह अवार्ड भारत में मान्य और लागू किया जा सकता है और विदेशी कंपनी को न्याय मिल जा सकता है और जो अनुबंध तोड़ते हैं उन पे कार्रवाई की जा सकती है। अभी पार्ट 3 में कॉन्सिलेशन मतलब वही कोर्ट के बाहर बिना मुकदमेबाजी के समझौते से निर्णय लेना। पार्ट 4 में सप्लीमेंट्री प्रोविजंस, इसमें क्या कोर्ट का पावर क्या है, रूल्स क्या है, इसके बारे में सब इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट टू डिफाइन व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज एविडेंस, टू establish rules about burden of proof, to ensure justice is based on facts and truth। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट में टू डिफाइन व्हाट कैन बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट एज एविडेंस, what type of facts, documents, material are admissible in court, ये बताया जाता है। which is relevant और which is irrelevant evidence, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। भी सेकेंड में क्या लिया है, establish rules about burden of proof। देखिए सत्य साबित करने की जिम्मेदारी किस पे होती है, आमतौर पर जिसने आरोप लगाया है उसी के ऊपर सत्य साबित करने की जिम्मेदारी होती है। अगर ए ने बी पे आरोप लगाया है तो ए को ही इसको साबित करना होगा ना। तो इंश्योर जस्टिस इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड ट्रूथ। तो देखिए न्याय केवल सत्य और प्रमाण पर आधारित है, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्षदर्शी गवाह को जिसने प्रत्यक्षदर्शी ने जो गवाह दिया है उसको मूल्यवान साक्ष्य मानी जाएगी। लेकिन हाँ ये मेरे दोस्त ने ऐसे बोला था, ऐसे बातों को महत्व दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब हम वैल्यूएशन फील्ड में क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूअर को एक्सपर्ट माना जाता है और वैल्यूएशन रिपोर्ट जो है ना वो कोर्ट में एज ए एविडेंस प्रूफ दिया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। अभी ऑक्शन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ऐसे ही पढ़ते हैं। एन ऑक्शन इज अ पब्लिक सेल वेयर गुड्स, प्रॉपर्टी और असेट्स आर सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर। इट इज कॉम्पिटिटिव बाइंग प्रोसेस कंडक्टेड बाय एन ऑक्शनर और ऑथराइज्ड बॉडी। इंग्लिश ऑक्शन, मोस्ट कॉमन बिडिंग स्टार्ट्स लो टू हाईएस्ट बीडर विंस। डच ऑक्शन में क्या होता है, स्टार्ट हाई टू लो प्राइस्ड, ये उल्टा होता है इसमें। सील्ड बीड ऑक्शन, बीड सबमिटेड सीक्रेटली, हाईएस्ट वैलिड बीड विंस। रिजर्व ऑक्शन, सेलर सेट मिनिमम प्राइस, उसके अंडर हम नहीं जा सकते। एब्सोल्यूट ऑक्शन, नो मिनिमम प्राइस, सोल्ड टू हाईएस्ट बीडर regardless of price। ई ऑक्शन, ऑक्शन कंडक्ट ऑनलाइन, ट्रांसपेरेंट, विच इज ट्रांसपेरेंट एंड फास्ट भी हो जाती है। फिर लास्ट में हम सरफाइसी एक्ट देखेंगे 2002 का। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। तो इसका पर्पस क्या है, टू एम्पावर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर बैड लोन्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। तो इसमें क्या है, कोर्ट के हस्तक्षेप के बगैर जो ऋण वसूल की जाने की शक्ति है वो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को प्रदान करना। इसमें क्या है, इफ अ बोरोवर फेल्स टू repay the loan, the bank can take over the secured asset
वो असेट कौन से, हाउसेस हो सकती है, लैंड हो सकती है, व्हीकल, कुछ भी हो सकता है। बैंक कैन डायरेक्टली ऑक्शन द असेट अंडर दिस एक्ट। Borrower must be given 60 days notice period to repay before action is taken. If not paid, bank can take possession and auction the asset. Only applicable when auction is NPA. देखिए एग्जाम्पल देके देखते हैं। took a home loan of 40 lakhs but stopped paying EMI. The bank declared his account as NPA non-performing asset. Under SARFAESI Act, bank gave him 60 days notice. He didn't repay. Then bank took possession of a house and put it on auction to recover dues. अभी ये वैल्यूअर क्यों सब पढ़ रहा है, वैल्यूएशन के फील्ड में ये हमें क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज ये एनपीए वैल्यूएशंस जो है वो हम देते हैं, हम लोग एनपीए वैल्यूएशंस देते हैं। ओके